Good afternoon, students. Good afternoon, sir. आज हम लोग डिस्कस करते हैं स्यूडो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के एप्लीकेशन को। स्यूडो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, स्यूडो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसका जो मैग्नीट्यूड, पहले तो हम ये जानते हैं कि इनको अप्लाई कब करेंगे। shown in FBD when observer is present in rotating frame. Observer is present in rotating frame. Rotating frame. और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ये कितना, तो मैग्नीट्यूड होता है, अब रोटेटिंग फ्रेम है तो उसका कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगा रोटेट करने वाली फ्रेम का, तो यहां देखिएगा ओमेगा दिया गया है। और मैग्नीट्यूड कितना होगा, जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे होंगे उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला ये जो फोर्स होगा ये होगा m ओमेगा स्क्वायर r। r है ऑब्जेक्ट का एक्सेस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस, और इसको ये भी लिख सकते हैं सर्कुलर मोशन में v इक्वल्स टू ओमेगा r जानते हैं आप, तो mv स्क्वायर बाय r। और डायरेक्शन किधर लेंगे इसका, तो डायरेक्शन लिया जाता है रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। ये आप डायरेक्शन लेते हैं रेडियली आउटवर्ड। सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि ये एफबीडी में कब दिखाएंगे, ये एफबीडी में तब दिखाते हैं तब हम ऑब्जर्वर को देखते हैं कि वो बैठा हुआ है किसी रोटेटिंग फ्रेम में, और जिस ऑब्जेक्ट के ऑब्जर्वेशन को वो लिख रहा है उस ऑब्जेक्ट का मास यदि m है तो स्यूडो फोर्स वो लगाएगा m ओमेगा स्क्वायर r रेडियली आउटवर्ड। जहां ओमेगा क्या है, ओमेगा है उस रोटेटिंग फ्रेम का एंगुलर वेलोसिटी, उस रोटेटिंग फ्रेम का एंगुलर वेलोसिटी। अब यदि हम लोग यहां इस जगह पहले इवेंट एक देखें जिससे आपको थोड़ा सा याद आ जाए स्यूडो फोर्स। सोचिए एक कार है और कार के भीतर आप टंगा देख रहे हैं एक पेंडुलम, और कार एक्सलरेट कर देते हैं आगे, तो पेंडुलम कहां पर इक्विलिब्रियम में दिखेगा, कार के रेस्पेक्ट में। कार के रेस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम में आगे की तरफ दिखेगा या पीछे की तरफ दिखेगा या वर्टिकल दिखेगा, तो ध्यान से देखिए। यदि कार के रेस्पेक्ट में ये पेंडुलम कहीं दिख रहा है, ये बॉल कहीं रेस्ट पे दिख रहा है, तो देखिए धागे में होगा टेंशन। यदि ऑब्जर्वर इस कार के भीतर में है वो इसको रेस्ट पे कहेगा क्योंकि उसे आंखों से रुका हुआ दिख रहा है, mg नीचे और ma जिसे कहते हैं स्यूडो फोर्स, ये एक्ट करता वो दिखेगा। और वो क्या लिखेगा कि ma और mg का जो रिजल्टेंट है, क्योंकि ये 90 डिग्री पे है, ma स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर, ये जो होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, टेंशन के बराबर हो जाएगा। कैसे, क्योंकि रेस्ट पे नेट फोर्स 0 होता है, तो ma स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर 90 डिग्री पे है तो। और आप ये कहां से ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, कार के भीतर से। तो जब एक्सलरेटेड फ्रेम में कोई होता है ऑब्जर्वर, तो वो ये फोर्स स्यूडो फोर्स फील करता है। सोचो आप खुद कार में बैठे हो और कार को ए एक्सेलरेशन से एक्सलरेट किया जाए, तो आपके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, तो आप ऐसा करते हो जैसे सीट को दबाने लगते हो पीछे की तरफ। तो नॉर्मल और mg तो वर्टिकल डायरेक्शन में है, आप पीछे क्यों दबा रहे हो, कोई तो आपको नहीं धकेल रहा, तो आप कहते हो कि ना ना मैं तो कोई ना कोई फोर्स है जो मुझे प्रेस कर रहा है, जो दिख नहीं रहा। जो दिख नहीं रहा वो भूत, वर्ड आया स्यूडो, जो एक्चुअल नहीं है, दैट इज स्यूडो। तो स्यूडो फोर्स कब फील कर रहे हैं, तो जब आप एक्सेलरेटेड फ्रेम में हैं। अब यदि आप कार के खिड़की के बाहर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो जैसे पेड़,
तो पेड़ पीछे ए एक्सलेशन से जाते दिख रहा है, तो कौन है भूत जो ए एक्सलेशन से पेड़ को पीछे फेंक रहा है? तो वही स्यूडो। कार में बैठकर देखे गए इवेंट को यदि आप इंटरप्रेट करना चाहते हैं तो आपको सारे फोर्सेस के अलावा एक स्यूडो फोर्स अप्लाई करते हैं आप। यदि कार का एक्सलेशन ए है तो एम ए जो स्यूडो फोर्स लगाते हैं वो अपोजिट लगाते हैं ऑब्जेक्टों पर जिन किसी को भी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, चाहे कार के भीतर के ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, चाहे कार के बाहर के पेड़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो स्यूडो फोर्स किधर लगाते हैं आप? और स्यूडो फोर्स को लगाने के बाद ऑब्जर्वेशन जहां से ले रहे हैं वहां से न्यूटन्स लॉ आप अप्लाई करते हैं, आपको सही रिजल्ट मिलता है। यहां आप क्या कहेंगे कि एम ए और एम जी का रिजल्टेंट टेंशन से बैलेंस्ड है और वो रेस्ट पे है ऑब्जेक्ट। जबकि ग्राउंड फ्रेम में खड़ा इंसान, मान लो यहां पर कोई खड़ा है पेड़ के नीचे, तो वो क्या कहने वाला होगा कि ये ऑब्जेक्ट बॉल जो है एम मास का वो रुका नहीं है, आगे ए एक्सलेशन से कार के साथ जा रही है। तो टेंशन का एक कंपोनेंट ए एक्सलेशन दे रहा है और दूसरा कंपोनेंट वर्टिकल एमजी को बैलेंस कर रहा है। तो दो ऑब्जर्वर बदलेगा तो इवेंट को इंटरप्रेट करने का तरीका बदल जाएगा। अब समझिए, आप एक कार के भीतर या ट्रक के भीतर जाइए। ट्रक के भीतर क्या है? एक बॉक्स रखा हुआ है। ये बॉक्स है एक या ब्लॉक है एक रखा हुआ है ट्रक के भीतर, और ट्रक हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पे जा रही है। तो यदि हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पे जा रही है, रेडियस आर है, तो इस ट्रक के पास एक्सेलरेशन होगा सेंट्रीपिटल v स्क्वायर बाय आर। तो इस ट्रक के भीतर में यदि कोई ऑब्जर्वर भी है तो ऑब्जर्वर का भी एक्सेलरेशन ट्रक के साथ आप देख रहे हैं, ये v स्क्वायर बाय आर। तो अब ये ऑब्जर्वर जब किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेगा तो ऑब्जेक्ट पे लगने वाले जो भी फोर्स होंगे, जैसे ट्रक के बेस की तरफ इनवर्ड ग्राउंड की तरफ mg, और ट्रक के बेस से फर्श से ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा नॉर्मल। और इसके अलावा आप सोचो ना, यदि कार में आप बैठे हो और कार अचानक से टर्न लेता है तो आप रेडियली आउटवर्ड जो दरवाजा होता है, क्या उस तरफ नहीं धकेलने लगते हो दरवाजे को? या आपके बगल में बैठे होते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि दोस्त को धकेल के कार से बाहर फेंक दूं? वो जो आपकी ये टेंडेंसी आपके चाहे ना चाहे आपके साथ एसोसिएटेड दिखता है कार के भीतर, ये बाहर धकेलने वाला फोर्स कौन आया? तो किसने आप पे फोर्स लगाया जो आप अपने दोस्त को धकेल रहे हो? दैट इज एम ओमेगा स्क्वायर आर। वो स्यूडो फोर्स। किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसका एक्सेलरेशन ए है तो वो एम ए फोर्स अप्लाई करता है यदि वहां पर रह करके वो ऑब्जर्वेशन ले रहा है, किसी ऑब्जेक्ट के इवेंट को देख रहा है और उसमें न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना चाहता है। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का मतलब है ब्लॉक पे लगने वाले सारे फोर्स दिखाना। तो यहाँ देखिए, इधर एक फोर्स बनेगा ना एमएसी के लिए आप याद करो क्या कहते थे, या तो ओमेगा स्क्वायर आर कहते थे या v स्क्वायर बाय आर कहते थे सर्कुलर पाथ पे। ये एमएसी कितना हो जाएगा? m ओमेगा स्क्वायर आर या m v स्क्वायर बाय आर। m v स्क्वायर बाय आर सर्कुलर पाथ के लिए हम लोगों ने जो ये फोर्स देखा तो दो संभावनाएं हैं, या तो कार के भीतर या ट्रक के भीतर रखा ये ब्लॉक साइड वाले वॉल से जाके टकराए, या ये हो सकता है कि ब्लॉक हेवी है, सर फर्श जो है वो रफ है कार का, तो ये एक फ्रिक्शन आ जाएगा जो इसे रोक लेगा। यदि ये अपनी जगह पे रुका हुआ है तो आप क्या क्या लिख सकते हैं? वर्टिकल डायरेक्शन में इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल टेंजेंट कहलाएगा सर्कुलर पाथ का वर्टिकल डायरेक्शन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या लिख देंगे? एन किसके बराबर? mg के बराबर। और इन रेडियल डायरेक्शन, रेडियल डायरेक्शन ये दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के 90 डिग्री पे है तो एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा। फ्रिक्शन किसके बराबर हो जाएगा? mv स्क्वायर बाय आर। तो हम लोग इस स्यूडो के प्रेजेंस को कहां दिखाएंगे और कब दिखाएंगे? जब खुद ऑब्जर्वर किसी रोटेटिंग फ्रेम में हो। यदि ऑब्जर्वर रोटेटिंग फ्रेम में है तो ये स्यूडो लगेगा। यदि ऑब्जर्वर आप ऑब्जर्व कर रहे हो इस ब्लॉक पे बैठ के, तो ब्लॉक पे बैठ के कार के साथ आप सर्कुलर पाथ पे हो तो ये स्यूडो फोर्स दिखाओगे नॉर्मल। आसमान में mg नीचे, फ्रिक्शन लेफ्ट साइड और राइट साइड m ओमेगा स्क्वायर आर या mv स्क्वायर बाय आर। इनको इक्वेट कर सकते हो क्योंकि ये रेस्ट पे दिख रहा है ब्लॉक, ऑब्जर्वेशन है आपका कार के भीतर से, तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो रेडियली इनवर्ड और रेडियली आउटवर्ड वाले बैलेंस होंगे। अच्छा,
आपने कभी ये फील किया है कार अचानक से टर्न ले तो रेडियली आउटवर्ड आप धकेलते हैं अपने बगल वाले को? प्रैक्टिकली यदि आप ये फील कर सके तो आप इसको एग्जाम तक बड़े आराम से कैरी कर सकते हैं, याद रख सकते हैं कि हाँ ये फोर्स होता है। कब? जब हम सर्कुलर पाथ पे होते हैं, ये रेडियली आउटवर्ड वाला फोर्स होता है। आप यहाँ देखिए, यदि ऐसा करें, कार को तो आप देखिए फर्श पे, कार को तो देखिए सर्कुलर पाथ पे, और यहां पर देखते हैं एक जो कार का फर्श है, उस फर्श पे आपने एक बड़ा मजेदार काम किया। इस पे एक कार के फर्श पे एक आपने क्या किया, चकती डिस्क डिस्क को बढ़ई से बनवाकर यहां फिक्स करवा दिया। ये स्मूथ चकती है और इसके ऊपर धागे से बांधकर 2 ब्लॉक और वो कार के फर्श पे ही रख दिया। फर्श भी स्मूथ मान लो, ये M1 और ये M2। ध्यान से देखना, मान लो कार का ये जो रोड है, रोड का रेडियस है 100 मीटर और धागे की जो लंबाई है यहां से यहां ये L है 1/4 मीटर या 25 सेंटीमीटर। तो मुझे ये बताइए कि कार के जो रेडियस दिख रहा है और ये ब्लॉक का जो सर्कुलर पाथ का रेडियस होगा, ये दोनों रेडियस अलग अलग मानूं, ये फायदेमंद लग रहा है, या जो कार का रेडियस है वही ब्लॉक का सर्कुलर पाथ का रेडियस मान लूं, ये ठीक लग रहा है? तो कैपिटल आर जो सड़क का आर्क है, उस आर्क का जो रेडियस है उसके रेस्पेक्ट में L 1/4 तो बहुत छोटा है ना। तो आप 1/4 को ऐड करें या ना ऐड करें कोई फर्क नहीं पड़ता। 1/4 को ऐड करें या ना ऐड करें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब मुझे ये बताइए कि यदि आप इस कार में होते तो आप किधर जाके धकेल के खड़े कर दिए जाते? तो दीवार, आउटर वॉल के पास। ऑब्जर्वर, मैंने यहां देखा, ऑब्जर्वर के सर्कुलर पाथ पे होने के कारण कार में ये जो भी एफबीडी बनाएगा उसमें स्यूडो फोर्स लगाएगा। तो यहाँ स्यूडो फोर्स लगा रहा है M1 ओमेगा स्क्वायर R। मैंने R प्लस L लिखने के बजाय R लिखा क्योंकि L नेग्लिजिबल है। और दूसरे पे भी स्यूडो फोर्स लगाएगा M2 ओमेगा स्क्वायर R। आपको क्या लगता है, क्या ये ब्लॉक ऐसे ही रुका रहेगा या इनके मूवमेंट होने लगेंगे एटुड मशीन की तरह, जैसे छत से लटकाते थे? ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ध्यान दीजिएगा। हॉरिजॉन्टल सरफेस है मतलब फर्श है ये ट्रक का या कार का, भीतर खाली एकदम बड़ा सा एक ट्रक, उसके भीतर आप बैठ देखे फर्श पे कील के साथ फिक्स कर दिया है एक डिस्क को स्मूथ, और उसके गर्दन के ऊपर से धागा गुजर रहा है और 2 ब्लॉक को कार के फर्श पे रखा हुआ है। और जैसे ही स्यूडो फोर्स लगना शुरू होगा तो दोनों इस गर्दन को खींचते हुए ले जाना चाहेगा वॉल की तरफ, राइट साइड वाले वॉल की तरफ, लेकिन गर्दन मजबूती से चिपका हुआ है फर्श के साथ। अब ये ब्लॉक जिसका मास ज्यादा होगा उसका फोर्स ज्यादा होगा, और उसका फोर्स ज्यादा होगा तो एक ऊपर जाने लगेगा और एक ये ऐसे इधर जाने लगेगा। ध्यान से देखिएगा, ये जो दोनों फोर्स आप देख रहे हैं M1 ओमेगा स्क्वायर R और M2 ओमेगा स्क्वायर R, ये स्यूडो फोर्स है, स्यूडो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। या ओमेगा आपको अच्छा ना लगे तो इनके लिए अभी आप क्या लिख सकते हैं, ये भी कॉमन वाला V स्क्वायर बाय R और ये भी V स्क्वायर बाय R, M1 V स्क्वायर बाय R, M2 V स्क्वायर बाय R। अब मुझे बताइए, इनके एटुड मशीन जैसा एक सिस्टम बनता दिख रहा है या नहीं? यहाँ पर टेंशन है और फर्श को स्मूथ माना गया है, तो एक इक्वेशन आप क्या लिख देंगे, T माइनस M2 V स्क्वायर बाय R इक्वल्स टू M2 इंटू ए, और दूसरा इक्वेशन क्या लिखेंगे, M1 V स्क्वायर बाय R, मैंने M1 मान लिया बड़ा होता, तो M1 V स्क्वायर R माइनस T इक्वल्स टू M1A। इन दोनों इक्वेशन को यदि मैं ऐड कर दूं तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड करने से t कैंसिल आउट हो जाएगा, a निकल के चला आएगा, और इन दोनों इक्वेशन को यदि मैं डिवाइड कर दूं तो a कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास इक्वेशन आ जाएगा t माइनस M1 V स्क्वायर बाय R अपॉन M2 V स्क्वायर बाय R माइनस t। ये जस्ट उल्टा पुल्टा हो गया, ऊपर वाला ये 2 है और नीचे वाला ये 1 है,
m1 v स्क्वायर बाय r माइनस, और ये हो जाएगा m2 बाय m1। अब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, सॉल्व करिए, तो आपको टेंशन निकल के चला आएगा। तो ये दोनों इक्वेशन ऐड कर देते हैं तो ये निकल के चला आता। तो यहाँ आपको केवल मैंने ये समझाने की कोशिश की कि ऑब्जर्वेशन जब आप कार के भीतर से ले रहे हैं, और वो भी कार जो है या ट्रक जो है वो सर्कुलर पाथ पे है, तो एक स्यूडो फोर्स आप फील करेंगे। और वो किधर फील करेंगे? रेडियली आउटवर्ड। क्यों फील करेंगे ये स्यूडो फोर्स? क्योंकि आप जानते हैं कि सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन है ओमेगा स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाय आर। ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, ये जो भी इस कार के भीतर ऑब्जर्वर रहेगा, वो सर्कुलर पाथ पे होने के कारण उसके पास एक एक्सेलरेशन है। तो वो जो भी कोई ऑब्जर्वेशन लेगा उसमें ये स्यूडो फोर्स लगाएगा एफबीडी में। M1G और नॉर्मल N1 से बैलेंस होगा, M2G नॉर्मल N2 से बैलेंस होगा, और ये स्यूडो फोर्स के कारण एटुड मशीन जैसा यहाँ इवेंट दिखेगा। जिन स्टूडेंट्स को ये एटुड मशीन वाला इवेंट समझ में आ रहा हो, हैंड राइज करिएगा प्लीज। बहुत बढ़िया। वेदांत, कार्तिक, आर्यन, पलक, सौमिल, सिमरन, अनुष्का, सोहम, निकिता, वेदांत, अबरार, बहुत बढ़िया। तो ये हम लोगों ने देखिए, बहुत बढ़िया। कीर्ति, महक, तो इस तरह हमारे पास कुछ आइडिया आया कि आखिर ये जो फोर्स है स्यूडो, ये कहाँ दिखाते हैं। ध्यान से देखिए, आपसे कहा जाता है कि एक डिस्क है, देखिएगा ध्यान से, ये एक डिस्क है और इस डिस्क को देख रहे हैं ऐसे घूमता हुआ। ये चकती है, एक डिस्क है और ये घूम रहा है। और आपने क्या किया, एक छोटा सा ब्लॉक इस डिस्क के ऊपर रखा। प्रैक्टिकली समझना, एक ब्लॉक रख दिया इस डिस्क के ऊपर। अच्छा मुझे ये बताओ, यदि कोई ब्लॉक रखोगे डिस्क के ऊपर तो संभावना क्या दो दिख रहा है कि या तो वो डिस्क के साथ चिपक के घूमता दिखेगा, या ये हो सकता है डिस्क बहुत तेज घूम रही होगी तो ब्लॉक रखें और वो स्किड करके भाग जाए यहां से। इन दो संभावनाओं पे विचार करो। और आपसे कहा गया है कि ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक को रखते हैं और ये डिस्क पे चिपक के डिस्क के साथ घूमने लगा। ये एम मास का ब्लॉक था। ये ब्लॉक या क्वाइन कह लो, सिक्का कह लो, जो रख दिया आपने डिस्क के ऊपर, या कोई पार्टिकल रख दिया। तो जब आपने ब्लॉक को रखा, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमता डिस्क है, तो mg नीचे की तरफ और नॉर्मल ऊपर की तरफ आएगा। ध्यान से देखिए, यदि ये डिस्क के फ्रेम में रुका दिख रहा है तो डिस्क के फ्रेम में इसको धकेलने बाहर ले जाने का कोशिश कर रहा होगा m ओमेगा स्क्वायर आर। आर कौन सा होगा? ब्लॉक के सर्कुलर पाथ, ब्लॉक का सेंटर से डिस्टेंस। अब मुझे ये बताइए कि यदि ये स्यूडो फोर्स ऐसे लग रहा है, इसी के कारण तो ये भाग जाता डिस्क के ऊपर से। लेकिन यदि ये नहीं भाग रहा तो इसको रोकने का काम कौन कर रहा होगा? स्टैटिक। और जब ये बाहर आप m ओमेगा स्क्वायर आर लिखें तो उसके नीचे जरूर लिखें स्यूडो, और ज्यादा लिखना चाहें तो स्यूडो सेंट्रीफ्यूगल। अब आप यदि इसे देखते हैं तो ये रेस्ट पे दिख रहा है इन डिस्क फ्रेम, रोटेटिंग फ्रेम, डिस्क फ्रेम। तो डिस्क फ्रेम में जब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तभी ये रेस्ट पे दिखेगा, और स्यूडो सेंट्रीफ्यूगल तभी लगेगा क्योंकि रोटेटिंग फ्रेम में हमने ऑब्जर्व किया है इवेंट को। तो आप क्या कहेंगे? नॉर्मल किसके बराबर कह देंगे? mg के बराबर। और m ओमेगा स्क्वायर r किसके बराबर कह देंगे? fs के। और आपसे पूछे fs का ये रेडियस, मैक्सिमम डिस्टेंस बताइए, डिस्क बहुत बड़ी है जहां से ये स्लाइड करने लगेगा रखते ही, तो आप जानते हैं कि फ्रिक्शन जो होता है लेस देन और इक्वल्स टू म्यू एस एन होता है। तो ओमेगा स्क्वायर आर जो होगा वो लेस देन और इक्वल्स टू म्यू एस एम जी हो जाएगा। यदि कोई आपसे पूछ दे कि आर का वैल्यू क्या है जब तक ये सेफली साथ में घूम रहा होगा, तो म्यू एस जी बाई ओमेगा स्क्वायर। इससे कम है तो साथ में घूम रहा होगा, इससे ज्यादा है तो ये अलग हो जाएंगे, रखते ही स्किड कर जाएगा, स्लिप कर जाएगा, नहीं चल पाएगा साथ में। सर
बराबर पे क्या होगा वो कंफ्यूजिंग रहता है जनरली, या तो लेस देन कहते हैं या ग्रेटर देन कहते हैं। लेस देन पे ये साथ चिपक के चलेगा, आर यदि इस आर से यदि म्यू एस जी बाई ओमेगा स्क्वायर से कम डिस्टेंस पे यदि ब्लॉक को रखा है सेंटर से तो वो चिपक के साथ घूमता दिखेगा, और यदि ज्यादा डिस्टेंस पे रख दिया तो वो छिटक कर दूर हट जाएगा। देखिए आपके मन में ये विचार आएगा कि सर यदि मैं स्यूडो नहीं यूज करता तब इस घटना को आप कैसे बताते। ध्यान से देखिए, यदि ब्लॉक आप तब रखते जब ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है, ऑब्जर्वर एट ग्राउंड, तब ये क्या देखेगा कि ब्लॉक जो है सर्कुलर पाथ मेंटेन कर रहा है डिस्क के साथ, और डिस्क के साथ सर्कुलर पाथ मेंटेन कर रहा है तो एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होना चाहिए। mg और नॉर्मल तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक दूसरे से बैलेंस्ड हैं, और ये एक्सेलरेशन देने का जिम्मेदारी किसके सर पे आया, स्टैटिक फ्रिक्शन के सर पे आया। क्यों? क्योंकि ब्लॉक किसके साथ घूम रहा है, डिस्क के साथ। देयर इज नो स्लिपिंग, ये क्वेश्चन में कहा गया है कि स्लिप नहीं कर रहा है ब्लॉक, तो डिस्क के साथ ये घूम रहा है चिपक के। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो देगा वो कौन देगा, तो नॉर्मल और mg तो दे नहीं सकता, तो तीसरा कौन हुआ, कांटेक्ट के कारण आने वाला फ्रिक्शन। तो यहाँ पर fs किसके बराबर कह देंगे, m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर कर देंगे। तो सर क्या यहाँ स्यूडो नहीं दिखाओगे, तो जब ऑब्जर्वर ग्राउंड पे होगा तब स्यूडो क्यों दिखाओगे, तब आपको दिखेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन देने का काम करेगा fs। और ब्लॉक के बारे में कहेंगे ग्राउंड से देखने पर कि ब्लॉक एक्सेलरेटेड है, तो एक्सेलरेटेड होने पर हम क्या लिखते हैं, along रेडियस f net इक्वल्स टू ma, या f सेंट्रीपिटल इक्वल्स टू ma सेंट्रीपिटल, या सेंटर की तरफ अभी इकलौता फोर्स fs है, fs इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर r। तो ये आप ऐसे देखेंगे जब कहते हैं ग्राउंड से ऑब्जर्वर देख रहा है ब्लॉक को, और यदि डिस्क से देखा जाता इन डिस्क फ्रेम, मतलब ऑब्जर्वर यदि डिस्क पे बैठा होता तो उसको ये ब्लॉक उसके आंखों के सामने में हमेशा सेंटर से 8 दूरी पे रुका यदि दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि वो जो एफएस है वो बैलेंस कर रहा है स्यूडो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। क्योंकि किसी सर्कुलर रोटेटिंग फ्रेम में आप होते हैं तो आपको खुद रेडियली आउटवर्ड एक फोर्स आप फील करते हैं, तो वैसे ये भी यहाँ फील कर रहा होगा। तो ये देखने का दो नजरिया है, स्यूडो सेंट्रीफ्यूगल कब अप्लाई करेंगे, जब खुद आप ऑब्जर्वर की तरह रोटेटिंग फ्रेम में होंगे या सर्कुलर पाथ पे घूमने वाले फ्रेम में होंगे। अच्छा प्रैक्टिकली देखना, जल्दबाजी ना करना। वो जो अभी कुछ देर पहले एक ट्रक मंगवाया था हम लोगों ने, वो फिर ले आए, बड़ा सा पीछे वाला उसका खाली जगह, ट्रक जा रही है सर्कुलर पाथ पे भी स्पीड से, और वो जो रेडियस है पाथ का वो आर है। अब इसके भीतर क्या देखते हैं कि एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो सर्कुलर पाथ पे ब्लॉक के साथ क्या टेंडेंसी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ब्लॉक स्किड करके चला जा सकता था आउटवर्ड वॉल, आउटर वॉल के पास राइट साइड, सर्कुलर पाथ में जो राइट साइड में आउटर वॉल दिख रहा है। ये गौर करिए कि यहाँ पर यदि हम इसे रोक कर इसी जगह रखना चाहते हैं तो हो सकता है एक कार्डबोर्ड यहाँ लगा दें, तो कार्डबोर्ड को हम होल्ड करके खड़े हो जाएं, ये ब्लॉक उसके साथ चिपका रहे। सर क्यों चिपका रहेगा, तो ध्यान से देखिएगा, mg नीचे की तरफ, नॉर्मल ऊपर की तरफ। यदि आप बात करते हैं तो एक तो ये n1 कहिए, क्यों, क्योंकि दो जगह ये कांटेक्ट में है, एक तो फर्श से कांटेक्ट में है और दूसरा वॉल से कांटेक्ट में है, तो यदि वॉल से कांटेक्ट में है तो एक नॉर्मल और आएगा n2। यहां पर हम क्या कहते हैं कि n1 हो सकता है mg को बैलेंस करे इन ट्रक फ्रेम, तो ट्रक फ्रेम में यदि हम बात करेंगे तो स्यूडो सेंट्रीफ्यूगल को भी सोचेंगे, m ओमेगा स्क्वायर r या mv स्क्वायर बाय r। जो आर्क सर्कुलर पाथ का रेडियस है वही ले लेते हैं क्योंकि उससे ब्लॉक का डिस्टेंस नेग्लिजिबल जैसा हम मान लेते हैं। अब ये हमने जो देखा n1 mg के बराबर और n2 किसके बराबर हो जाएगा, n2 हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r या mv स्क्वायर बाय r। भी हमें दिया गया है तो वही यूज कर लेंगे, n2 क्या यूज कर लेंगे, mv स्क्वायर बाय r। पहले तो ये इक्वेशन लिखना देखो,
कि हमने दीवार बनाकर एक कार्डबोर्ड लगाया हुआ है ब्लॉक के बगल में, और ये रोक रहा है इस ब्लॉक को दूर हटने से। यदि कोई ये कहता है आपसे कि ये कार्डबोर्ड का ट्रक की स्पीड बहुत ज्यादा है, और आपने क्या किया है, कार्डबोर्ड को हल्का सा टिल्टेड किया, कार्डबोर्ड को हल्का सा टिल्टेड किया, मान लो ये ऐसे सिचुएशन में कार्डबोर्ड रखा हुआ था, तो गौर करो कि सर्कुलर पाथ का रेडियस r, तो इस पे अब एफबीडी बनाएंगे तो कौन कौन सा फोर्स देख रहे होगे? एक तो आप देखो mg इनवर्ट द प्लेन, और एक देखो नॉर्मल n1 जो कि बाहर की तरफ आता हुआ। यहां पर नॉर्मल आपने देखा n, और रेडियली ये दीवार से आने वाला नॉर्मल n2। ये दीवार रेड कलर का कार्डबोर्ड आपने लेकर के ब्लॉक को रोका हुआ था, और एक फोर्स ये रेडियली आउटवर्ड इधर भी तो देखोगे, mv स्क्वायर बाय r, स्यूडो सेंट्रीफ्यूगल, स्यूडो सेंट्रीफ्यूगल। और यहां पर ऑब्जर्वर हमने माना है इन कार, ऑब्जर्वर प्रेजेंट इन कार, ऑब्जर्वर इज प्रेजेंट इन कार। अब यदि ये कार के भीतर प्रेजेंट है तो रेडियली आउटवर्ड एक फोर्स लगेगा। अब यदि यहां पर गौर करें तो ये ब्लॉक या तो यहां रुका रहेगा या कार्डबोर्ड के दीवार के सहारे आगे बढ़ने लगेगा। सर कार्डबोर्ड के दीवार के सहारे आगे लेके जाएगा कौन? तो गौर करिए, इसके दो कंपोनेंट आप बनता देखेंगे, इसके दो कंपोनेंट आप बनता देखेंगे। एक ऐसे इधर mv स्क्वायर बाय r cos थीटा, और एक इस तरफ देखेंगे mv स्क्वायर बाय r sin थीटा। तो mv स्क्वायर बाय r cos थीटा इसे स्लाइड करके दीवार के एलोंग घसीट के, ये वर्टिकल कार्डबोर्ड जो लगाया हुआ है ब्लॉक को रोकने के लिए, उसके एलोंग घसीट के दीवार जो कार या ट्रक का जो राइट साइड वाला वॉल है उसकी तरफ ले जाना चाहे। तो रोकने के लिए दो फ्रिक्शन प्रकट हो सकते हैं। आ जाए, कौन से दो फ्रिक्शन? तो एक फ्रिक्शन F1 N1 के 90 डिग्री वाला, और एक फ्रिक्शन F2। सर ये F2 कौन? देखो, यदि दीवार के किनारे किनारे घसीटा जा रहा है, एक तो जमीन के फर्श पे फ्रिक्शन आएगा और एक दीवार से रगड़ खाने के कारण फ्रिक्शन आएगा, तो दो जगह फ्रिक्शन आने वाला है। यदि ये F1 और F2 कमजोर पड़ जाए, किससे? mv स्क्वायर बाय r cos थीटा से, तो ये ब्लॉक खींच लिया जाएगा, वो वॉल्ट पे, ये कार्डबोर्ड पे स्लाइड करके दीवार की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा। और यदि mv स्क्वायर बाय r cos थीटा F1 प्लस F2 के बराबर है, तो ये ब्लॉक यहाँ रुका रहेगा। ये आइडिया तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, तो घबराना नहीं है। जिनके समझ में आया प्लीज वो हैंड राइज करें। कृतिका, सिमरन, सौमिल, वेदांत, अनुष्का, आर्यन, पलक, कीर्ति, अबरार, आदित्य, महक, अंश, सोहम। बहुत बढ़िया। एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि ये थोड़ा सा मुश्किल है, तो एक बार देखिए, ये जो पेंडुलम था, ऐसे झूलता हुआ पेंडुलम देखिए, ये r रेडियस का, और मैं टेंशन ढूंढना चाहता हूं जब ये v स्पीड से जा रहा है। तो गौर करो, यदि हम बॉल के ही फ्रेम में बात करें, इन बॉल फ्रेम, बॉल पे लटक जाओ, खुद देखो, या बॉल के साथ दौड़ते हुए खुद देखो। तो बॉल फ्रेम हो गया, बॉल हो गया सर्कुलर पाथ पे, रोटेटिंग फ्रेम।
तो इस पे स्यूडो फोर्स एक लगेगा रेडियली आउटवर्ड mv स्क्वायर बाय r स्यूडो सेंट्रीफ्यूगल। बॉल पे आप लटके हुए हो तो आपको तो बॉल रेस्ट पे दिखेगा इन बॉल फ्रेम, बॉल के फ्रेम में बॉल तो रेस्ट पे दिखेगा, तो उस पे जो नेट फोर्स होना चाहिए वो एफ नेट क्या हो जाएगा 0। तो रेडियस के लॉन्ग कौन है टी, बाहर कौन है mv स्क्वायर बाय r और mg। टेंशन किसके बराबर हो गया mv स्क्वायर बाय r और mg के सम के बराबर हो गया। तो ध्यान रखिए या तो हम रेफरेंस फ्रेम बॉल लेकर ऐसे इक्वेशन लिख सकते हैं बॉल का, या सोचो दूसरा रास्ता क्या था कि जब आप सर्कुलर पाथ देखते हो तो एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सोचते हो इन ग्राउंड फ्रेम, ग्राउंड से खड़े होकर के जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम कहते हैं कि कोई न कोई फोर्स होगा सेंटर की तरफ जिसके कारण ये रास्ता अपना बदल सकता है, v के 90 डिग्री पे कोई न कोई फोर्स जरूर होगा। और जब हम कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन है, सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होता है, तो एफ नेट किसके बराबर लिखते हैं एम ए। ये किसके डायरेक्शन में ये हम देख रहे हैं एलोंग रेडियस, एलोंग रेडियस टुवर्ड्स सेंटर कौन सा एक्सेलरेशन है, तो हम क्या कहेंगे रेडियस एफ सेंट्रीपिटल इक्वल्स टू एम इंटू ए सेंट्रीपिटल, क्योंकि जो एक्चुअल फोर्सेस होते हैं उनका रेडियस के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है और उन सब का जो नेट वैल्यू होता है उन्हीं को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल, और वो लिखते किसके बराबर है mv स्क्वायर बाय r के बराबर। और यहाँ रेडियस के लॉन्ग दो फोर्स दिख रहा था, एक t और mg। टी और mg में मैंने t को बड़ा माना, क्यों, क्योंकि हमने ये रेड सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन देखा तो सेंटर की तरफ वाले फोर्स को मैंने बड़ा माना। ये टी और mg का जो नेट वैल्यू है टी माइनस mg, इसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ये है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो भी होगा वो नेट वैल्यू वो mv स्क्वायर बाय r के बराबर होगा। ये टी माइनस mg, टी या mg अकेले नहीं है कोई सेंट्रीपिटल, टी और mg का जो नेट वैल्यू है वो है सेंट्रीपिटल, वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे रहा है v स्क्वायर बाय r। तो टी माइनस mg इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। तो यहां से t का वैल्यू कितना आ गया, t का वैल्यू आ गया mv स्क्वायर बाय r प्लस mg। अच्छा यहाँ जो वैल्यू आया उसे देखिए और पिछले पेज पे चल के देखिए वैल्यू, पिछले पेज पे जो वैल्यू है क्या ये दोनों एक जैसे हैं या अलग अलग हैं? तो सेम है, इसका मतलब सोचने के ये दो रास्ते हैं। एक में आपने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में बात की, क्यों, ग्राउंड से आप देख रहे थे इसलिए। यदि आप कार के भीतर होते तो आप एक रेडियल आउटवर्ड फोर्स फील करते हैं जब भी कभी सर्कुलर पाथ पे कार जाती है, और उस रेडियल आउटवर्ड फोर्स को आप कहते हैं स्यूडो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो फोर्स कब एबीडी में दिखाएंगे, जब एज ए ऑब्जर्वर आप रोटेटिंग फ्रेम में हो या किसी घूमने वाले ऑब्जेक्ट को ही आपने रेफरेंस को आपने ऑब्जर्वर मान लिया हो, घूमने वाले ऑब्जेक्ट को, तो उस केस में आप स्यूडो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज करते हैं। और ग्राउंड फ्रेम में उस फोर्स के बारे में नहीं सोचते, ग्राउंड फ्रेम में हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में सोचते हैं और एफ नेट इक्वल्स टू एम ए सेंट्रीपिटल लिखते हैं रेडियस के लॉन्ग। यहां देखिए आपके पास जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को ऐसे कि ये एक कोनिकल पेंडुलम है, इस बॉल को देखो ऐसे घुमाया जा रहा है सर्कुलर पाथ पे, ये एल लेंथ का एक धागा है और कितने एंगल पे, ये थीटा एंगल फिक्स है, और ऐसे ये घूमता हुआ देखो बॉल ऐसे घूम रहा है ओमेगा से। इसका जो रेडियस होगा वो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा एल साइन थीटा। अब यदि मुझे कोई कहे कि यार इस बॉल के लिए आप एफबीडी बनाकर इक्वेशन लिखो, तो मैंने बिना रेफरेंस फ्रेम सोचे ग्राउंड का इंटरेक्शन देखा और धागे के कारण टेंशन देखा। यदि मैं बात करता हूं इन बॉल फ्रेम, बॉल रेफरेंस फ्रेम, बॉल पे कोई बैठ के बॉल को देख रहा है, तो यहां पर एक और फोर्स आ जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर, और टेंशन के फिर आप कंपोनेंट बनाओगे,
टेंशन के कंपोनेंट बनाते हैं, कौन से? टेंशन के दो कंपोनेंट बन जाते हैं, एक टी कॉस थीटा और एक टी साइन थीटा। बॉल के फ्रेम में बॉल इज एट रेस्ट, बॉल के फ्रेम में खुद बॉल क्या होगा? तो रेस्ट पे होगा। तो टी कॉस थीटा किसको बैलेंस कर देगा? mg को। और टी साइन थीटा किसको बैलेंस कर देगा? m ओमेगा स्क्वायर r को। r कितना है? l साइन थीटा। तो यहाँ चेक करिए, दो इक्वेशन आ गए। पहले वाले इक्वेशन से t आपको दिखेगा m ओमेगा स्क्वायर r, और दूसरे वाले इक्वेशन से t दिखेगा mg बाई कॉस थीटा। इन दोनों को इक्वेट कर सकते हो तो आपको पता चल जा सकता है ओमेगा का वैल्यू। तो यहां पर स्यूडो यूज किया हमने। ये स्यूडो कब यूज करते हैं? ये स्यूडो कब यूज करेंगे? जब घूमने वाले फ्रेम में होंगे, स्यूडो सेंट्रीफ्यूगल। यदि हम लोग देखें रोटेटिंग फ्रेम में ऑब्जर्वर को प्रेजेंट, तो ये स्यूडो यूज होगा। और ये रोटेटिंग फ्रेम में खुद जब बॉल के फ्रेम में आप बॉल की बात करेंगे, घोड़े पे बैठ के घोड़े के स्पीड की बात करेंगे, तो आपके रेस्पेक्ट में तो घोड़ा रेस्ट पे है जिस पे आप बैठे हैं, तो उसका घोड़े का स्पीड 0। और आप के घोड़े के बगल में कोई पेड़ है तो पेड़ का स्पीड, जो आपका स्पीड घोड़े के साथ है उसके अपोजिट भी स्पीड से पेड़ पीछे जाते दिखेगा। तो रिफरेंस फ्रेम यदि बॉल है जो सर्कुलर पाथ पे है तो स्यूडो फोर्स यूज करेंगे, स्यूडो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और उस एफबीडी बनाने के बाद क्या कहेंगे? बॉल के फ्रेम में बॉल का वेलोसिटी 0 होगा, वो रेस्ट पे कंटिन्यूअस दिखेगा। नेट फोर्स 0 कर देंगे, नेट फोर्स 0 करने की रेडियस के अलोंग नेट फोर्स 0, टेंजेंट के अलोंग नेट फोर्स 0। जिन जिनको ये इक्वेशन बनाना थोड़ा समझ में आया प्लीज हैंड राइज करें एक बार। बहुत बढ़िया। कृतिका, सिमरन, अनुष्का, वेदांत, आर्यन, निकिता, पलक, सौमिल, विशाल, अंश, बहुत बढ़िया। यहां पर सर्कुलर मोशन के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, एक टर्म जो आता है, इनको थोड़ा सा देखिए। आपके सामने में ऐसे रास्ते हैं और आपसे कहा जाता है कि एक कार लेकर, ये पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाके में आप ऐसे जा रहे हैं कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड। तो कार यहां से गुजरते देखो, कार को यहां गुजरते देखो, और कार को यहां गुजरते देखो। mg एक ही कार है तो mg तो हर एक जगह एक जैसा होगा। और यदि ग्राउंड पे देख रहे हैं तो नॉर्मल तो होगा। तीन अलग अलग केस देख, नॉर्मल को मैंने देखे। मुझे बताइए नॉर्मल का वैल्यू कहाँ ज्यादा होगा, कहाँ कम होगा? n1 n2 n3 में रिलेशन क्या होगा? सही सही, ये हम जानना चाहते हैं, कौन ज्यादा कौन कम। पहले मुझे ये बताइए, क्या ये पाथ सर्कुलर दिख रहा है कि नहीं? 1 नंबर वाला पॉइंट का पाथ। सर मुझे नहीं दिख रहा, ध्यान से देखिए। आप यदि ऐसे एक्सटेंड करेंगे तो आपको पता चलेगा हर एक आर्क का कोई छोटा सा टुकड़ा किसी न किसी सर्किल का पार्ट होता है। उसका जो रेडियस आपको दिखने लगता है, उस रेडियस को कहते हो रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। किसी सर्कुलर, किसी आर्क के किसी कर्व्ड पाथ के किसी पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर देखना हो तो उस पॉइंट के अगल बगल वाले कुछ पॉइंट को लेकर एक सर्किल ड्रॉ करो। उस सर्किल का जो रेडियस होगा वो कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, और जो सर्किल का सेंटर होगा उसे कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये किसी मोमेंट पे आपको ये सर्किल दिख गया, रेडियस दिख गया, सेंटर दिख गया, और इतना दिखने के बाद आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देखना तो जरूरी है, क्योंकि सर्कुलर पाथ आपने सोचा तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब किसको बड़ा मानेंगे, mg को या n1 को? तो mg माइनस n1 इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r1।
N1 इक्वल्स टू हो गया mg माइनस mv स्क्वायर बाय r1। यहां पर स्ट्रेट पाथ है, तो स्ट्रेट पाथ को आप डायरेक्ट देखते हो N2 इक्वल्स टू mg, स्ट्रेट पाथ। तो यहां सेंट्रीपिटल के बारे में नहीं सोचना है। अब ध्यान से देखना, ये यहां पर जब आप अगले वाले पाथ पर आ गए, पॉइंट पर आ गए, तो ये जो है ये किस तरह का सर्किल बनाएगा? ज्यादा बड़े रेडियस का सर्किल बनाएगा या छोटे रेडियस का सर्किल बनाएगा? R3 जो दिख रहा है लेस देन R1 दिख रहा है, लेकिन सर्किल यदि बना है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी सोचेंगे आप, और किसको बड़ा मानेंगे? mg को। mg माइनस n3 इक्वल्स टू m v स्क्वायर बाय r3। n3 किसके बराबर हो गया? mg माइनस mv स्क्वायर बाय r3। अब बताइए n1 और n3 में कौन बड़ा है? n1 और n3 में कौन बड़ा है? तो जिसका N1 रेडियस बड़ा उस, हाँ, जिसका रेडियस बड़ा उसका mv स्क्वायर बाय r1 बड़ा, मतलब निगेटिव वाला पार्ट यदि बड़ा होगा, ध्यान से देखिए, सॉरी, mv स्क्वायर बाय r1 बड़ा तो mv स्क्वायर बाय r1 छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा करने पे, और निगेटिव कर रहे हैं, mg में से mv स्क्वायर बाय r1 को हटा रहे हैं, तो mg में से छोटा पार्ट हटाएंगे तो n1 बड़ा मिलेगा मुझे, किससे? n3 से, क्योंकि n3 में जो घटाया गया है mg में से वो बड़ा पार्ट है। mg माइनस mv स्क्वायर बाय r3 छोटा है, तो mv स्क्वायर बाय r3 जो है वो बड़ा हो जाएगा, तो mg में से बड़ा पार्ट हटा लिया तो n3 छोटा हो गया, तो n1 बड़ा है और n3 छोटा है। और n1 जो है वो mg में से कुछ हटाने से मिलता है, तो n1 से भी बड़ा कौन होगा? n2 होगा। n2 सबसे बड़ा होगा, n1 उससे छोटा होगा और n3 सबसे छोटा होगा। यहां आपने एक नया टर्म सीखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये मैथमेटिक्स का पार्ट होता है, ये बीटेक करते हुए ज्यादा डिटेल पढ़ाया जाता है। 11th-12th में मैथ्स वाले इसकी चर्चा नहीं के बराबर करते हैं, फिजिक्स में हम इसकी बार बार चर्चा करते रहेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर का काम। अच्छा, यहाँ पर ध्यान से देखना, दो रास्ते को ध्यान से देखना, ये एक पॉइंट यहां देखो, ये भी, और एक पॉइंट यहां देखो, ये भी। मुझे बताओ तो पहले वाले पॉइंट के पास जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर देख रहे हो, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा? नीचे या ऊपर? नीचे। और दूसरे वाले पॉइंट के पास सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा? तो पहले वाले के पास सेंटर ऑफ कर्वेचर नीचे दिखा और दूसरे वाले के पास सेंटर ऑफ कर्वेचर ऊपर दिखा। अब बताओ कहां पर नॉर्मल ज्यादा होगा? यह पहाड़ी इलाके में है, कहां नॉर्मल ज्यादा होगा और कहां कम होगा? n1 n2 दोनों आपके सामने हैं, कहां कौन नॉर्मल ज्यादा होगा, कहां कम होगा? तो ध्यान से देखिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहां ज्यादा कहां कम है? यहाँ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नीचे है, कम ज्यादा छोड़ दो, डायरेक्शन केवल देखो, ये सी डैश। तो आप गौर करिए, पहले वाले केस में mg नीचे किधर है? एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो पहले वाले केस में mg बड़ा होगा, n1 छोटा होगा। दूसरे वाले केस में एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो n2 बड़ा होगा, mg छोटा होगा। तो n1 mg से छोटा है, n2 mg से बड़ा है, तो हम क्या कह देंगे? n2 इज ग्रेटर देन n1। तो जिनको सेंटर ऑफ कर्वेचर दिख रहा है और सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, ये दिख रहा है, तो बड़े आराम से इस बात को एनालाइज कर लेंगे n1 और n2 में कौन बड़ा कौन छोटा है। एक बार फिर से देखिए, यहाँ यदि इक्वेशन लिखना होगा 1 वाले पॉइंट पे, तो हम क्या लिखेंगे? mg माइनस n1 इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r1, और n1 कितना हो गया? ये हो गया mg माइनस mv स्क्वायर बाय r1। दूसरा वाला देखते हैं, n2 माइनस mg इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r2। n2 इक्वल्स टू क्या हो गया? mg प्लस mv स्क्वायर बाय r2। ध्यान से देखिए, r1 r2 कुछ भी हो, n2 क्या हो रहा है? mg में कुछ ऐड करने से मिल रहा है, और n1 क्या हो रहा है? mg में से कुछ हटाने से मिल रहा है। तो हम किसको बड़ा मानेंगे? हम क्या मानेंगे? n1 इज ग्रेटर देन, सॉरी, n1 इज लेस देन n2, या n2 इज ग्रेटर देन n1, n2 इज ग्रेटर देन n1, क्योंकि n1 में mg से कुछ हटाएंगे तब n1 मिलेगा, और n2 mg में कुछ ऐड करेंगे तब n2 मिलेगा। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इनका कभी कभी हम चर्चा कर लेंगे। ध्यान से देखिए, यदि हम एक पत्थर को प्रोजेक्ट करते हैं ऐसे, प्रोजेक्टाइल मोशन, ये स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड और 60 डिग्री का एंगल। थैंक यू।
अब यहां पर चेक करते हैं कि मैक्सिमम हाइट पर जब ये गया, तो मैक्सिमम हाइट पर ये गया, इसका स्पीड कितना होगा 20 cos 60, क्योंकि ये जो Vx होता है वो Ux के बराबर होता है सेंस Ax0 प्रोजेक्टाइल के केस में, प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे हैं। अब मुझे बताइए आप कि इस जगह आने पर एक जो एक्सेलरेशन होगा वो कौन सा होगा, नेट फोर्स mg है, mg/m, तो एक्सेलरेशन तो आप जानते ही हैं, प्रोजेक्टाइल में एक्सेलरेशन नेट ये g है, और ये कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है वेलोसिटी से। यदि वेलोसिटी से 90 डिग्री पे है तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा 10, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसके बराबर लिखते थे, 20 cos 60 जो वेलोसिटी है स्क्वायर बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर r के बराबर। तो यहां आपसे कोई पूछ देता है कि पार्टिकल के मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने पर पाथ का, वो जो कर्व पाथ है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को v स्क्वायर बाय r से इक्वेट कर देंगे। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन संयोगवश यहाँ g है, और v स्क्वायर 20 cos 60 हो गया 10, 10 स्क्वायर दैट इज 100, 100 बाय r, r इक्वल्स टू ये 10 मीटर, 10 मीटर हो जाएगा ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। वो जो आप देख रहे हैं वो किस सर्किल का पार्ट होगा, किसी ऐसे सर्किल का वो छोटा सा टुकड़ा पार्ट होगा जिसका रेडियस है 10 मीटर। सर मेरे समझ में ये नहीं आया। अच्छा एक काम करो, पहले मुझे ये बताओ, यहाँ यदि 60 डिग्री पर हमने प्रोजेक्ट किया होगा तो रास्ते में कहीं 30 डिग्री बन रहा होगा एंगल, और यदि 30 डिग्री बन रहा है हॉरिजॉन्टल से एंगल, उस जगह मुझे बताओ नेट एक्सेलरेशन क्या होगा। तो मैं तुरंत कहूंगा कि तुम मत बोलो, मैं बताता हूं कि हवा में पार्टिकल यदि है, प्रोजेक्टाइल यदि है, तो नेट एक्सेलरेशन जी होता है, और नेट एक्सेलरेशन का टेंजेंट और नॉर्मल के डायरेक्शन में जो इक्वेशन होगा वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहलाएगा, और वो सेंटर इसी लाइन पे होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाएगा, या रेडियल एक्सेलरेशन कहलाएगा, रेडियल। अब मुझे बताओ, ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री है, तो ये 60 होगा, और ये फिर से 30 होगा। क्यों 30 होगा, क्यों 60 होगा, देखना, टेंजेंट और नॉर्मल 90 डिग्री बनाते हैं, तो टेंजेंट और नॉर्मल 90 डिग्री बनाते हैं, तो ये ब्लू और रेड लाइन 90 बनाएगा। ये एक तरफ वेलोसिटी जो है वो 30 डिग्री दिखा रहा है, यहाँ टेंजेंट वेलोसिटी के लॉन्ग हमेशा होता है, या वेलोसिटी कार पाथ के टेंजेंट के लॉन्ग होता है, तो वेलोसिटी और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है वो 90, ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में 30 है, और यहाँ हो गया 60, टोटल 90 में से 30 हटाया, और फिर ये हो गया 30। क्यों, क्योंकि वर्टिकल और नॉर्मल के हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल होता है वो होता है 90, तो ये 60 है तो इधर 30 होगा। आप ए जी के कंपोनेंट बनाओ, इधर वाला कंपोनेंट कितना हो गया, इधर वाला कंपोनेंट हो जा रहा है जी कॉस 30, और इधर वाला कंपोनेंट हो जा रहा है जी साइन 30। तो जी जो ये नेट एक्सेलरेशन था उसके जो दो कंपोनेंट आपने बनाए, ये जो दो कंपोनेंट आपने बनाया है, यही दो कंपोनेंट क्या है, टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यदि यहाँ पर कोई स्पीड कह दे कि ये 8 मीटर पर सेकंड है, आपको डाटा दे दे और कहे कि ये जो पाथ का ये पॉइंट है, यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा ये बताओ, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बताने के लिए कहे तो आप क्या कह देंगे, ये 8 स्क्वायर बाय r के बराबर कर देंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को r निकल करके चला आएगा, 8 स्क्वायर बाय g इंटू कॉस 30 रूट 3/2, 64 इंटू 64 बाय 5√3, ये इतना मीटर हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आए उसको v स्क्वायर बाय r से इक्वेट कर देंगे, तो वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि सर ये क्या लफड़ा है, ये सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल बार बार क्या करने के लिए चला आ रहा है। मान लो एक ऑब्जेक्ट जिसके पास आपसे एक्सेलरेशन कह दे रहा हूं मैं 12 मीटर पर सेकेंड, और उस पार्टिकल का वेलोसिटी है 18 मीटर पर सेकेंड। बताइए, हमें पाथ वाथ नहीं दिया गया, पार्टिकल दिया गया, वेलोसिटी दिया गया, एक्सेलरेशन दे दिया गया। आपको बताना है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा, आपको बताना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा। तो आपको पता है कि पार्टिकल यदि कर्व पाथ पे होगा तो पार्टिकल के वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंट का डायरेक्शन होता है। सोचो ना, ऐसे कोई रास्ता हो और कोई पार्टिकल ऐसे चल रहा हो तो यही तो टेंजेंट होगा, ये नॉर्मल होगा। यहाँ पार्टिकल चल रहा हो तो यही तो टेंजेंट होगा, ये नॉर्मल होगा। यहाँ पार्टिकल चल रहा हो, ये टेंजेंट होगा, ये नॉर्मल होगा। तो हमें ये पता है कि पार्टिकल के मूवमेंट का डायरेक्शन कर्व पाथ के टेंजेंट हुआ करता है।
तो ए का जो आप कंपोनेंट बनाओगे इस तरफ, ए का जो इधर कंपोनेंट होगा ए cos 30, ये टेंजेंशियल एक्सलेशन कहलाएगा, और इसके परपेंडिकुलर जो होगा ए ए सेंट्रीपिटल कहलाएगा, ए sin 30। तो आपको यदि कोई कहता है टेंजेंशियल एक्सलेशन सेंट्रीपिटल एक्सलेशन क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा वेलोसिटी के डायरेक्शन वाला जो एक्सलेशन का कंपोनेंट होता है वो टेंजेंशियल एक्सलेशन कहलाता है, उसके 90 डिग्री पे जो होता है वो सेंट्रीपिटल कहलाता है। यदि आपके सामने फिर से मैं याद दिलाऊं कि एक टावर था और इस टावर से एक पत्थर को आपने थ्रो किया, ये रास्ते में कहीं ऐसे जा रहा है 20 स्पीड से, और ये हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री बना रहा है। यहां पर यदि ये प्रोजेक्टाइल है, ये टावर है, तो याद करो इस प्रोजेक्टाइल पे नेट फोर्स mg लगता है, तो ये नेट एक्सलेशन तो यही g होगा। ये 30 डिग्री इधर दिखा रहा है, तो इधर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और आप बताइए यहाँ टेंजेंट और नॉर्मल कैसे दिखेगा, v का जो डायरेक्शन होगा ये होगा टेंजेंट और दूसरा होगा नॉर्मल। तो जो जब आप g के कंपोनेंट बनाएंगे तो ये कहलाएगा g cos 60, ये कहलाएगा टेंजेंशियल एक्सलेशन, और इधर जो आएगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट g sin 60, इसे कहेंगे सेंट्रीपिटल एक्सलेशन। यदि कोई मुझसे कहता है कि इस जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ पाथ का, इसको किससे इक्वेट कर देंगे, v स्क्वायर बाय r से, v पता होगा तो r निकल के चला आएगा। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो टर्म है इनके साथ थोड़ा अपना आप कंफर्ट बनाइए, इनके काम पड़ेंगे कई बार। यहां यदि लास्ट पॉइंट एक और समझ लीजिए, यदि कोई रॉड है और इस रॉड का आप देख रहे हो इसको घुमाया जा रहा है, ये L लेंथ M मास का रॉड है, आपसे कहा गया कि इसके x डिस्टेंस पे टेंशन बताओ कितना होगा रॉड में। तो क्या करोगे आप, एक छोटा टुकड़ा ले लोगे और एक छोटा टुकड़ा लेकर के इसका लेंथ dx कह के यहाँ दो जगह टेंशन देखो, ये तुम्हारा सिस्टम हो गया dm मास का, और इसके लेफ्ट साइड वाला टेंशन T1, राइट साइड वाला टेंशन T2। आप यदि इस पाथ को सर्कुलर पाथ पे घूमता देख रहे हो तो सेंट्रीपिटल एक्सलेशन सोचो क्या होगा। यदि ये ओमेगा से घूम रहा है तो ओमेगा स्क्वायर एक्स। T1 और T2 में किसको बड़ा मानोगे, T1 माइनस T2 सेंटर की तरफ वाला, और वो किसके बराबर लिख दोगे, dm इंटू ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसे माइनस कॉमन ले लो, T2 माइनस T1 इक्वल्स टू dm m बाई l इंटू dx, मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, ये dm हो गया ओमेगा स्क्वायर एक्स, और ये T2 माइनस T1 को dt कहते हैं, ये हो गया m ओमेगा स्क्वायर बाई l x dx। यदि मैं इसको इंटीग्रेट कर लूं तो मुझे टेंशन पता चल जाएगा किसी x डिस्टेंस पे। कैसे, तो टेंशन रॉड में अलग अलग सेक्शन में अलग अलग होगा। जैसे कई धागे से बांध के ब्लॉक को घुमा रहे होते तो टेंशन सबसे ज्यादा किस धागे में होता, भीतर वाले धागे में या रेडियली आउटवर्ड जो है उस धागे में। तो याद करो पहला वाला धागा काट दोगे तो तीनों सर्कुलर पाथ पे घूमना छोड़ देगा, तो पहले वाले धागे को ज्यादा टेंशन है, तीनों को घुमाना है। दूसरा वाला धागा केवल M2 M3 को घुमा रहा है, और तीसरा वाला धागा T3 टेंशन वाला केवल M3 को घुमा रहा है। T3 वाले धागे को काट दोगे तो केवल M3 गायब हो जाएगा, सर्कुलर पाथ पे नहीं घूम पाएगा। तो सबसे ज्यादा टेंशन होता है जो कील के नजदीक वाला धागा है। तो रॉड को भी बहुत छोटे छोटे सेक्शन में बांट दोगे तो जो एक्सिस के पास सेक्शन होगा वहां बहुत ज्यादा टेंशन होगा। तो दूर से शुरू करो, x का वैल्यू जब l ले लोगे तो वहां कोई टेंशन नहीं है, और x वैल्यू होने पर, x का वैल्यू x होने पर टेंशन को t मान लिया। अब जब आप इंटीग्रेट कर दोगे, यदि इंटीग्रेशन आता है तो लेफ्ट साइड में आ गया माइनस टी, राइट साइड में आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर बाई l x स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां तक, l से x तक। यदि माइनस हटाओगे तो इंटीग्रेशन का जो लिमिट है उसको चेंज कर देंगे, 2l बाहर ले लो, x स्क्वायर कहां से कहां तक, x से l तक। अब यदि आप इंटीग्रेशन जानते हैं तो ये काम हो जाएगा आपके लिए आसान, m ओमेगा स्क्वायर बाई l l स्क्वायर बाई l स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ऐसे टेंशन पता चलता है। यदि आपको टेंशन इतनी मेहनत से निकालना आ जाए तो टेंशन को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से डिवाइड कर दोगे तो स्ट्रेस आ जाएगा, अलग अलग सेक्शन में अलग अलग। यदि आपको चाहिए स्ट्रेन तो स्ट्रेस इक्वल्स टू y इंटू स्ट्रेन, हुक्स लॉ, तो आपको स्ट्रेन लिखना समझ में आ जाएगा। अलग अलग सेक्शन में अलग अलग टेंशन होगा और उसको आपने सर्कुलर मोशन से ऐसे डिराइव करना है। तो काफी लेंदी ये काम था।
चलिए अभी के लिए यहीं तक रखते हैं। आप लोग आराम से कल टेस्ट कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। और टेस्ट सॉल्यूशन मैं शेयर कर दूंगा, उन्हें आप एनालाइज कर लीजिएगा और मंडे फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। जो अब कॉमन बैच मंडे वेडनेसडे फ्राइडे संडे वाला रहेगा, वहां आई थिंक वेव हम लोग पहले फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे और फिर वेव पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। सर ग्रेविटेशन आप बाद में कराओ। हाँ ग्रेविटेशन उसके बाद बीच में टाइम मिलता है तो, और किन्हीं का टेस्ट वेस्ट है तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं पहले बता दूंगा।